हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ अनुप गोस्वामी। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक इस चैप्टर में डोबेरेनर ट्रायड्स कर लिया, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कर लिया और उसके लिमिटेशंस को देख लिया। हमने मेनलीफ पीरियोडिक टेबल भी देख लिया और लिमिटेशन भी देख लिया मेनलीफ का। ठीक है, चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ी बहुत मेनलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है मेनलीफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही, उसी को मॉडिफाइड करके बनाया गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मेनलीफ थे उन्होंने उनके टाइम में एक्चुअली 63 एलिमेंट्स थे और ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उन्होंने सारे एलिमेंट्स को 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स में अरेंज किया था। वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रुप और पीरियड बनाया था। ठीक है, तो सारे 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, 8 ग्रुप्स में और 6 पीरियड्स में अरेंज किया था। उनके बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी थे जो बहुत एक्यूरेट थे और सही थे, और उसको देखते हुए कई सारे साइंटिस्ट ने कुछ लिमिटेशंस भी निकाला। सो लिमिटेशंस ऑफ मेनलीफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो फर्स्ट लिमिटेशन था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके, कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती थी एल्कली मेटल के साथ और कुछ हेलोजेंस के साथ भी मिलती थी, इसलिए उसके प्लेसमेंट को लेके, उसके पोजीशन को लेके प्रॉब्लम थी। दूसरा लिमिटेशन था एटॉमिक मास को लेके। उन्होंने सारे जो 63 एलिमेंट्स थे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया था, लेकिन कुछ ऐसे पोजीशन थे जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के मास ज़्यादा थे, उनको पहले रख दिया गया था, और जिसका कम था उसको बाद में रखा गया था। I mean, हम कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं। जो कोबाल्ट का मास होता है वो निकल से ज़्यादा होता है, लेकिन उसको पहले रखा गया था, और निकल का कम होता है उसको बाद में रखा गया था। ठीक है, जबकि ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देखा जाए तो कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए, निकल को पहले आना चाहिए था। तो ये एनामेलस पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को लेके भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, और पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को लेके भी डाउट था। अब आइसोटोप्स लेके डाउट इसलिए था कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। एक एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स हो सकते हैं, तो उन्होंने सारे आइसोटोप्स के लिए एक ही पोजीशन दिया था। जबकि अगर उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे अगर अपने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए डिफरेंट पोजीशन भी होना चाहिए था, तो ये प्रॉब्लम था। और साथ में उन्होंने नोबल गैसेस के लिए कोई पोजीशन भी नहीं दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये लिमिटेशन थे कुछ आपके मेनलीफ पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले प्रेजेंट किया था हेनरी मॉसले ने। किसने किया था? हेनरी मॉसले। ठीक है, 1913 में। कैसे हुआ था चलिए जानते हैं। अब देखिए, आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेनलीफ को क्यों फादर कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली में स्टार्टिंग में जब मेनलीफ पीरियोडिक टेबल बना था उस वक्त किसी को भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में नहीं पता था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब है कि एटम्स के अंदर हमें पता है कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो किसी को भी उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। बाद में जब पता चला कि ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जो एटम्स के अंदर रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च हुआ, इसके ऊपर स्टडी किया गया। इसी को लेके आए हेनरी मॉसले। ठीक है, हेनरी मॉसले ने क्या किया? हेनरी मॉसले जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स, एक्चुअली प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस में होते हैं, इसको कोई टच नहीं कर सकता। और इन न्यूट्रल एटम, यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हम न्यूट्रल एटम में देखते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम होते हैं, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। यहाँ पे आप लिख लो ऑफ एन एटम। ठीक है, इसी को इन्होंने नाम दिया एटॉमिक नंबर। क्या नाम दिया? एटॉमिक नंबर। सिंबल इन्होंने Z दिया इसका। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होगा? Z। ठीक है, तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमें पता चल गया
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और है ये, आप एंड मत बोल देना यहाँ पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, दोनों का नंबर सेम होता था। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते उतने ही प्रोटॉन्स होते थे। तो इसी के नंबर को उन्होंने क्या कंसीडर किया, एटॉमिक नंबर कंसीडर किया, और इसका नाम, इसका सिंबल दिया Z। ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया, हेनरी मोस्ले ने, उसके बाद ही ऑब्जर्व एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। और जो स्पेक्ट्रा मतलब जो भी रेज होते हैं, जो स्पेक्ट्रा बना रहे हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रा बना रहे हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को लिया। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम V से डिनोट करेंगे। अब उन्होंने फ्रीक्वेंसी को और एटॉमिक नंबर को एक दूसरे के अगेंस्ट में प्लॉट किया, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया उन्होंने। तो उन्होंने देखा क्या कि अगर एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी को उन्होंने V माना है, यहाँ पे उन्होंने रूट V लिया, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिया, ये फ्रीक्वेंसी है, और एटॉमिक नंबर यहाँ पे उन्होंने क्या ले लिया, एटॉमिक नंबर ले लिया। ठीक है, Z बोला जाता है एटॉमिक नंबर को। और एक ग्राफ और बनाया जो क्या था, जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास था। ठीक है, ये एटॉमिक मास है, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो जो इनका उन्होंने जब प्लॉटिंग किया तो देखा कि जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ है, ये मोर स्ट्रेट लाइन था, वेयर एज जो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का ग्राफ था वो कुछ इस टाइप से था, है ना, वो एक्यूरेट नहीं था, उसका जो लाइन था वो स्ट्रेट लाइन नहीं था। लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ जो ग्राफ था वो मोर स्ट्रेट था। तो हमने देखा कि द प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर गिव ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या दे रहे हैं, जो प्लॉट इन दोनों का हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, वेयर एज द फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास का जो प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है। इससे हमें ये पता चला कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या कंसीडर किया, मोर फंडामेंटल कंसीडर किया। इसी के बेस पे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। बेसिकली उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक्चुअली मेनली पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके बनाया। ही मॉडिफाइड मेनली पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कैसे मॉडिफाइड किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इसके बाद कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल property of an element than its atomic mass। ठीक है। उन्होंने बोला ग्राफ के हिसाब से कि जो एटॉमिक नंबर है ये ज़्यादा मेजर या मोर फंडामेंटल है, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। ठीक है, ये था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही मॉडिफाइड मेंडलीव। उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, एंड नेम्ड इट, ये मिटा रहा हूं मैं, and named it modern periodic table। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जब देखा कि एटॉमिक नंबर जो है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इसी के बेस पे उन्होंने मेनली पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया। अलग से नहीं बना, मेनली पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बना रखा था जिसमें 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे, उसी को इन्होंने मॉडिफाइड किया। ठीक है। अब मॉडिफाइड करके उन्होंने क्या बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने देखा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेनली पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड करके बनाया गया। ठीक है। अब इसको टाइटल क्यों मिला फादर का, है ना,
मेंडलीफ को फादर पीरियोडिक टेबल क्यों कहा जाता है? अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ लिमिटेशंस भी थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो लिमिटेशंस थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को दूर कैसे हुई। अब देखिए, जब हेनरी मॉसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर सबको अरेंज किया। किस बेस पे अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पे जब अरेंज किया गया तो देखा गया कि जितने भी एलिमेंट्स थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किए गए थे, ठीक है, और जबकि एटॉमिक मास में जो डिफरेंस होता है ज़्यादा होता है, उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, फिर उसके बाद हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, तो आप देख सकते हो कितना गैप है मास में। तो हो सकता है कि जो भी रिसर्च करेंगे, कोई भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये वो सोचेंगे कि हो सकता है कि 4 और 7 के बीच में कोई न्यू एलिमेंट्स आ जाएँ, या 1 और 4 के बीच में आ जाए, है ना। तो मासेस के बेस पे अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट था। इन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया। इनका जो मेज़रमेंट था, जो एटॉमिक मास था उसका बहुत एक्यूरेट था, ये हम बोल सकते हैं। तो जब उन्होंने हेनरी मॉसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस पे अरेंज किया तो क्या देखा कि सारे के सारे एलिमेंट बिना किसी गैप के भी लाइन से कंटिन्यूअस फॉर्म में सारे अरेंज हो गए, सेम टू सेम उसी टाइप से जैसे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में अरेंज हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। मतलब अगर आप इसको देखोगे तो आप ऐसे समझ लो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे होता है, एटसेट्रा होता है। तो इसका मास 1 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 12 होता है, सपोज ये मास होता है। अब इसको जब अरेंज किया गया, उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया, तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। देख रहे हो, एटॉमिक नंबर जो थे वो कंटिन्यूअस के फॉर्म में बिना किसी गैप के, इंटरवल के, ये लाइन से ऐसे ही अरेंज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 103 तक ऐसे ही सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए, है ना। बहुत बड़ी बात है ये। मास में डिफरेंस है लेकिन विदाउट एनी डिफरेंस या गैप एटॉमिक नंबर लाइन से सारे के सारे अरेंज हो गए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दूसरा अचीवमेंट क्या था? ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो प्रॉब्लम थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को लेके मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, किसको लेके प्रॉब्लम थी? कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिसका मास ज़्यादा था, उसको पहले रख दिया गया था, और जिसका कम था उसको बाद में रखा गया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो एग्जांपल हमने लिया था वो कोबाल्ट और निकल का लिया था। किसका लिया था? कोबाल्ट और निकल। इसका मास कुछ 58.9 के करीब था, है ना, 58.9, और इसका 58.7 के करीब था। ठीक है, ऐसे कुछ था। मतलब निकल का जो मास था वो कम था और कोबाल्ट का ज़्यादा था, फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा गया था और निकल को बाद में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का वो 27 होता है, निकल का 28 होता है। सॉल्व हो गया। इसका मतलब एटॉमिक नंबर पे जब अरेंज किया गया था तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, तो मेंडलीफ का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो जो मास वाला प्रॉब्लम था ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। अब आइसोटोप्स की प्रॉब्लम देखते हैं। आइसोटोप्स की क्या प्रॉब्लम थी? आइसोटोप्स में हम देखेंगे कि कार्बन के 3 आइसोटोप, मान लो 12, 13, 14, बाकी सबका कहना था सबका आइसोटोप, सबका मास अलग है तो डिफरेंट पोजीशन पे रखो, लेकिन इन्होंने मेंडलीफ ने एक ही पोजीशन कंसीडर किया था। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। अब इसका भी सोल्यूशन मिल गया। जो भी आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, इसलिए एक ही जगह रहता है, भले ही उसके मास डिफरेंट हो। तो आइसोटोप्स का भी पोजीशन फिक्स हो गया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और फिर आपका नोबल गैसेस के लिए क्या था कि नोबल जो गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस के लिए मेंडलीफ ने अपने ग्रुप में कोई प्लेस नहीं दिया था और ये बहुत लेट भी डिस्कवर हुए थे। और फ़ायदा क्या हुआ था मेंडलीफ के लिए? जो प्लस पॉइंट ये था कि ये जो नोबल गैसेस होती हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये किससे रिएक्ट नहीं करती थी, इसीलिए ये बिना किसी डिस्टर्बेंस के जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का, उसको बिना डिस्टर्ब किए अलग ही सेटल हो गई। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका अलग एक ग्रुप बना दिया गया, जिससे मेंडलीफ का जो एग्जिस्टिंग पीरियोडिक टेबल था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनका अलग ही ग्रुप बन गया। तो इससे भी कोई प्रॉब्लम, इनके आने से भी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया।
तो आप देख सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम था, जो भी लिमिटेशंस थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे सॉल्व हो गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हुआ। तो आप समझ सकते हो कि मेंडलीफ के पास उस वक्त आंसर नहीं था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिस बेस पे अरेंज किया था, जैसे भी अरेंज किया था, उनका अरेंजमेंट एकदम एक्यूरेट था, कोई भी गलती नहीं थी उसमें। उन्होंने कुछ खाली प्लेसेस मतलब प्रेडिक्ट भी किया था एम्प्टी प्लेसेस को लेके कि एंटी मतलब गैप्स से, उस गैप्स को लेके वहाँ पे भी नए एलिमेंट्स आ गए। जैसे आपने देखा होगा एक का जो बोरॉन था वहाँ पे आपका स्कैंडियम आ गया, एक का एल्युमिनियम के नीचे गैलियम आ गया और एक का सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आ गया। तो वहाँ पे भी न्यू एलिमेंट्स आ गए थे, उसका नाम भी दे दिया गया था। इस तरीके से जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था एक्चुअली इसी को मॉडिफाइड करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। और जब इसको अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर तो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी के वजह से फॉर दिस रीजन मेंडलीफ इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि इनको फादर क्यों बोला जाता है। बहुत अब प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन है तो उन्होंने हाइड्रोजन का फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में रखा है, क्योंकि उसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी 1 होती है और वो एल्कली मेटल के जैसे प्रॉपर्टी भी शो करता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको सबसे पहले ग्रुप में रखा है। लेकिन प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन को लेके आज भी कॉन्ट्राडिक्टरी चलती है, मतलब कई साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं ये फिक्स पोजीशन नहीं है, तो वो तो एक सेपरेट केस है। लेकिन बाकी सारा प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉल्व हो गया। इसी के वजह से हम मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कैसे हेनरी मोसले ने अरेंज किया था।